हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक का आरआरबी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के प्रैक्टिस सेट की, ठीक है। और इसमें हम लोग देख रहे थे सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन का, ठीक है। ये सामान्य विज्ञान का जो पोर्शन इसमें आने वाला है इस पेपर में टोटल 100 नंबर का होगा या 100 क्वेश्चन का। और उसमें सामान्य विज्ञान के यानी साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, तो उसके बारे में प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं ग्रुप डी का, क्योंकि प्रस्तावित है 17 अगस्त को पेपर होने वाला है। तो जितना भी हो सके आप लोग प्रैक्टिस करिए इस समय, ठीक है। जितना क्वेश्चन मिले, जितना जहाँ से भी मिले सबको लगाते चलिए क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है आज होगा प्रैक्टिस नंबर 8। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस नंबर 7 तक जो है इसका प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। आप लोग चैनल पेज पर जाइएगा, प्लेलिस्ट भी बन गया है, आप लोग वहाँ से पर उसको देख सकते हैं, या फिर लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। पूरा वीडियो देखिएगा, 8 प्रैक्टिस सेट देखिएगा, तभी इसका फ़ायदा जो एग्जाम में मिल पाएगा। चलिए आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बीमा पूछा है, क्या होगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होता है ये पूछा गया है, ठीक है। अगर इसमें हम देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, NI/L होता है, ठीक है। और अगर हम बीमा की बात करेंगे तो I की बीमा लेंगे ऊपर बटा L की बीमा लेंगे ऊपर। इसके बाद I की बीमा क्या होती है, I हो जाएगा, ठीक है। और L की बीमा L हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं I × L की पावर -1 बीमा इसकी ये हो जाएगा, ठीक है। एक ब्रैकेट में I, एक ब्रैकेट में L की पावर -1। तो I L की पावर -1 इसके क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। ऑप्शन इसका C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। शक्ति के बारे में पिछले प्रैक्टिस सेट में बहुत बार बात हो चुका है, तो आप लोग जाइए प्रैक्टिस सेट पिछला भी जितना भी है देखिएगा। शक्ति की बात करेंगे तो शक्ति या विद्युत शक्ति वो दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा ट्रांसमिट होती है, यानी कि P बराबर क्या होता है, W/T होता है इसका फार्मूला, ठीक है। तो शक्ति का SI मात्रक जो होता है वो वाट होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, A पार्ट हो जाएगा, वाट, ठीक है। जिसे वैज्ञानिक एक थे जेम्स वाट, इन्हीं के नाम पर वाट रखा गया है। 1 वाट शक्ति क्या होता है, 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। 1 जूल प्रति सेकंड, अगर वाट नहीं मिला तो जूल प्रति सेकंड मिल जाएगा। तो ये भी शक्ति का इकाई मात्रक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा गलत है बताना है। चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी पर G के मान का बराबर होता है, ठीक है। चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी के पर G के मान के बराबर होता है, ये है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये भी एक गलत है, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पर जो G का मान है, सॉरी इसमें कैपिटल G का मान पूछा गया है। और कैपिटल G का मान हर कहीं भी क्या होता है, यूनिवर्सल गुरुत्वाकर्षण होता है, यूनिवर्सल नियतांक है। G एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो ये क्या होता है, मान बराबर होता है हर जगह। तो ये सही है, ठीक है। दूसरा है, और दूसरा है क्या है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई 2 वस्तुओं जिनके द्रव्यमान 2 किलोग्राम व 2 किलोग्राम है, तो इनके बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इतना होगा, ठीक है। 26.68 × 10⁻11 न्यूटन, ठीक है। इसके बाद तीसरा दिया गया है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है। तो गलत ये है, ठीक है। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये प्रयोगशाला में ही नहीं वरन पूरे पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में मान्य है। तो आंसर आपका यही हो जाएगा, गलत जो छांटना था, आंसर C हो जाएगा, ठीक है। बल जो है 2 वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात होती है, तो ये सही है, ठीक है। इसमें कैपिटल G का मान के बारे में बातें की गई, तो कैपिटल G का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर हर जगह समान होता है। स्मॉल G की बात अगर करते तो फिर गुरुत्वीय त्वरण जो है अलग अलग हो जाता। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, C पार्ट हो जाएगा। केवल गलती है किसमें, C पार्ट में, ठीक है। प्रयोगशाला में ही नहीं पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर पूरे ब्रह्मांड में मान्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है। इसमें अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहेंगे। अगर एक आवृत्ति है तो उसको क्या कहेंगे, उस आवाज़ को टोन कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। आंसर इसका C पार्ट हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में स्वर, इंग्लिश में टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिणामित्र का कोर पटलित क्यों करते हैं। पटलित मीन्स लेमिनेशन, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, लेमिनेशन। तो एक अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की कोर जो होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, और कोर को जो है लेमिनेशन किया जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में होने वाली भंवर धारा हानि को कम करा जा सके, ठीक है। कोर की विशेषता की बात करेंगे तो उसकी निम्न होनी चाहिए। पहला है उच्च चुंबकशीलता होनी चाहिए, दूसरा है कम हिस्टैरिसीस हानि होनी चाहिए, कम भंवर धारा उत्पन्न होनी चाहिए, ठीक है। वो उच्च विद्युत प्रतिरोधकता होनी चाहिए। तो इस तरीके से इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए क्या करते हैं, लेमिनेशन करते हैं या पटलित करते हैं। आंसर C पार्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो ये जो वैज्ञानिक महोदय थे उनका नाम था जोसेफ प्रोउस्ट, जिन्होंने इस स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादन दिया था। ठीक है, स्थिर अनुपात या फिर निश्चित अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि या से प्राप्त किया गया हो। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ट्रू, तो इनमें से बताना है कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आंसर की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन जो किया जाता है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। बाकी ईंधन का जलना, ऑक्सीकरण और लौह में जंग लगना, प्लेटिनम तार का जलना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं? इनमें से तो पानी की अगर साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए कौन सा सही नहीं इनमें से बताना है। तो अगर हम पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया कराते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है इंटू H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो ये सही हो जाएगा। निकलने वाली ऊष्मा क्या होती है? कम होती है। ठीक है, और कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, सफ़ेद पपड़ी। और ये जो है अभिक्रिया की तीव्रता जो है कम होती है, गलत है। तो आपका गलत ही बताना था, तो यही ए पार्ट ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बाकी सारे सही हैं इसके परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुकोशिकीय जीव इनमें से कौन सा है? बहुकोशिकीय जीव की बात कर रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? एगेरिकस। क्या हो जाएगा? एगेरिकस जो होता है ये बहुकोशिकीय जीव होता है। ठीक है, एक फंजाई है। साइनोबैक्टीरिया हुआ, माइकोप्लाज्मा है एक कोशिकीय ये जीव है। साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। पैरामैग्नीशियम क्या है? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। ठीक है, पैरामैग्नीशियम क्या है? पैरामैग्नीशियम एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं का कौन सा समूह जो है विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं इनमें से? अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री जीव बताना इनमें से कौन हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसमें एकिनोडर्मेटा जो है ये समुद्री जीव होते हैं। ठीक है, संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतु जो होते हैं पूर्णतः समुद्री होते हैं। ठीक है, इकाइनोडर्मेटस सामान्यतः समुद्री जीव होते हैं जो कि समुद्र के स्थिर जल में सतह पर पाए जाते हैं। अब इनका शरीर जो होता है तारों की तरह बेलनाकार या तरबूज के जैसा या डिस्क जैसे होता है। ठीक है, संघ आर्थ्रोपोडा की बात या मोलस्का और निमेटोडा के जंतु क्या होते हैं? समुद्री स्वच्छ जलीय दोनों ही होते हैं। ठीक है, इन दोनों यानी कि आर्थ्रोपोडा और मोलस्का और नेमेटोडा के जंतु क्या होते हैं? समुद्री भी होते हैं और स्वच्छ जलीय दोनों ही होते हैं। ठीक है, आंसर आपका इसमें राइट हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रसवेदी अभिग्राहक। क्या कहते हैं? रसवेदी अभिग्राहक। ठीक है, आंसर आपका डी पार्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट यानी कि तापमापी निहित होता है इनमें से? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो होता है एक मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसमें विभिन्न कार्यों के साथ कई छोटे नाभिक होते हैं। हाइपोथैलेमस के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक तंत्रिका तंत्र के पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से क्या होता है? अंतःस्रावी तंत्र को जोड़ना होता है। ठीक है, और सभी कशेरुक दिमाग में हाइपोथैलेमस पाया जाता है। मनुष्य में एक बादाम की आकार की तरह ये होता है। ठीक है, पीनियल ग्रंथ की अगर हम बात करेंगे, पीनियल ग्लैंड तो जिसे पीनियल पिंड भी कहा जाता है, तो ये एपीफिसिस या तीसरा नेत्र भी इसे कहते हैं। ठीक है, पृष्ठवंशी मस्तिष्क में स्थित एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथ होती है। यह सेरोटोनिन व्युत्पन्न मेलाटोनिन को पैदा करती है। तो इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? इनमें से बताना कि कौन से पार्ट में ऑप्शन में स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया गया है। अब एक पटाखे का विस्फोट, टार्च को ऑन करना, एक टार्च को ऑफ करना या फिर एक पेंडुलम का झूलना, इसमें से कौन सा जो स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया गया? तो वो हो जाएगा आपका डी पार्ट। एक पेंडुलम का जो झूलना होता है ये स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का एक मुख्य उदाहरण है। पटाखे का विस्फोट जो होता है ये रासायनिक ऊर्जा का धन ऊर्जा में होता है। ठीक है, टार्च को ऑन अगर करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होता है, या ऑन करना या ऑफ करना। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्या है। ठीक है, क्या है? द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु भार एक समान हो और परमाणु क्रमांक क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहा जाता है आइसोबार। क्या कहा जाता है? आइसोबार। जिनकी परमाणु भार समान हो उनको आइसोबार कहेंगे। ठीक है, और इनको या तो फिर क्या कहेंगे? वह तत्व जिनकी जो है परमाणु संख्या असमान, यानी कि जिनकी परमाणु संख्या असमान
सॉरी द्रव्यमान संख्या असमान तथा परमाणु संख्या समान होती है उन्हें आइसोटोप कहते हैं। तो आइसोबार किसे कहते हैं? तो ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान हो उसे समभारी कहते हैं, यानी कि आइसोबार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें अगर हम देखा जाएगा तो आर्गन, अगर हम देखें आर्गन तो 18Ar40 होता है। ठीक है, ये हो गया 18Ar40 और इसके बाद अगर हम देखेंगे पोटेशियम का तो 19K40 होता है। इन दोनों का क्या होगा? परमाणु भार जो है समान हो जाता है, तो इसलिए ये आइसोबार कहलाएंगे। और इसमें भी द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आइसोटोप की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, सॉरी अगर हम आइसोटोप की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? परमाणु संख्या इसमें द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगा, यानी कि परमाणु भार भिन्न भिन्न होगा और द्रव्यमान संख्या समान होगी। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, इसको हिंदी में आइसोटोप को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। हिंदी अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, NH1, NH2 और NH3। ठीक है, 1H3, 1H1, 1H2, 1H3। इसमें देखिए परमाणु भार तीनों के भिन्न भिन्न है और परमाणु संख्या क्या है? तीनों का एक ही है, समान है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, दोनों आपको याद रखना। आइसोबार में समभारी और इसका जो है आइसोटोप में समस्थानिक। तो आइसोटोप में समस्थानिक में समान परमाणु क्रमांक संख्या होती है और आइसोबार में क्या होता है? समान परमाणु भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थतम की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइकल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइकल ऑफ फिटेस्ट जो है ये इसके रचयिता कौन है? ये पुस्तक है, इसकी रचयिता के नाम पूछा गया। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो हो जाएंगे हर्बर्ट स्पेंसर। ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखा गया एक अंग्रेज दार्शनिक, जीव विज्ञानी, समाजशास्त्री और प्रसिद्ध पारंपरिक उदारवादी राजनीतिक सिद्धांतकार थे। ठीक है, तो इन्होंने जो सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए सबसे ज़्यादा ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को जो है प्रतिपादित किया था? ये रिपीटेड क्वेश्चन, अभी ऊपर इसके बारे में बातें हुई हैं। ये थे जोसेफ प्राउस्ट। कौन थे? जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है? मानव शरीर के पीएच मान की बात कर रहा है तो मानव शरीर का पीएच मान जो होता है वो 7 से 7.8 के बीच में होता है। ठीक है, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। पीएच मान जो होता है वो पदार्थों के अम्लीयता और क्षारीयता को जो है व्यक्त करने का पैमाना होता है। इसका मान क्या होता है? हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम लघुगणक के बराबर होता है। पीएच का मान जो होता है वो 0 से 14 के बीच होता है। ठीक है, 0 से 14 के बीच पीएच मान होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से जो है कम होता है वो पदार्थ किस क्रम में आते हैं? वो अम्लीय होते हैं। और 7 से अधिक होने पर उस पदार्थ क्या हो जाते हैं? वो क्षारीय की स्थिति में आते हैं। ठीक है, तो मानव शरीर के जीवित रहने के लिए सबसे अधिक एक नियंत्रण पीएच होता है 7 से 7.8 यानी कि हल्का क्षारीयता होनी चाहिए, आवश्यकता होती है। मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है वो 5.5 से लेकर 7.5 तक होता है, मानव मूत्र का पीएच मान। मानव के लार का पीएच मान होता है 6.5 से लेकर 7.5 तक। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो होता है 7.3 से लेकर 7.5 तक। तो ये चीज़ें कुछ याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी न्यूनता के कारण रक्ताल्पता रोग होता है? ठीक है, इसमें से रक्ताल्पता रोग यानी कि एनीमिया रोग जो होता है वो किसकी न्यूनता के कारण होता है या किसकी कमी के कारण होता है? आंसर की बात करेंगे तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, फोलिक अम्ल, विटामिन B12 और लोहा, इन तीनों की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। ठीक है, फोलिक अम्ल की बात करेंगे तो इसको विटामिन B9 के नाम से भी जानते हैं और विटामिन B12 को जो है क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन। ठीक है, तो ये तीनों की कमी के कारण होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक है? इनमें से नहीं है। सरल अस्थायी ऊतक इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना। ठीक है, सरल अस्थायी ऊतक इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा जाइलम। जाइलम और इसके साथ एक होता है फ्लोएम। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? ये सरल अस्थायी ऊतक नहीं, ये जटिल ऊतक होते हैं। बाकी इसमें पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, ये सब क्या होते हैं? सरल अस्थायी ऊतक होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति जो होती है +2D हो, D मीन्स डायोप्टर। ठीक है, तो यह क्या है? तो यह लेंस क्या है यह बताना है। ठीक है, अब किसी लेंस की क्षमता अथवा शक्ति यानी पावर उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। अब यदि लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो लेंस की क्षमता क्या होगी? P/f हो जाएगी। ठीक है, P/f डायोप्टर हो जाएगी। अब एक उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? हमेशा ऋणात्मक होती है।
अब इसमें जो दिया गया है ये प्लस चिन्ह यही तय करेगा कि उत्तल है कि अवतल है, ठीक है। तो +2 डायोप्टर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक उत्तल लेंस है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। सॉरी, उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल लेंस होगा, ए पार्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक है। सुधारात्मक लेंस जो होता है ये इसमें है, ये उत्तल लेंस है क्योंकि इसका वैल्यू जो दिया गया वो प्लस में दिया गया है। प्लस में जहाँ वैल्यू दिया जाएगा वो उत्तल लेंस, और अगर यही -2 दिया होता तो ये अवतल लेंस हो जाता। आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउनियन गति की खोज किसके द्वारा किया गया था। ब्राउनियन गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इन्हीं ने अपने नाम पर ही ब्राउनियन गति दिया गया उसका नाम, ठीक है। अब ब्राउनियन गति की बात करें तो इसमें क्या होता है कि कण जो होते हैं बिलियन कोलाइडी बिलियनों के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, ये एक चलते रहते हैं हमेशा, ठीक है, विभिन्न दिशाओं में। इनका कोई दिशा नियत नहीं होता, इधर उधर इधर उधर, तो इनकी गति एक दिशा में नहीं होती, ये इधर उधर गति करते हैं, इसे ही ब्राउनियन गति कहते हैं, ठीक है। तो कोलाइड जो होता है एक प्रकार का विषमांगी विलयन होता है जिसमें विलेय कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा होता है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ओपरिन का सिद्धांत जो है यह किससे, रासायनिक विकास से संबंधित है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, मानव शरीर में जो प्रोस्टेट है ये क्या है, ये एक क्या है, प्रोस्टेट की बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये ग्रंथि हो जाता है, ग्लैंड होता है, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट है। मानव शरीर में प्रोस्टेट जो होता है ग्रंथि है जो केवल पुरुषों में ही होता है, ठीक है। और आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किया है, और अपने फटाफट अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।